हेलो एवरीवन। रिवीजन टेस्ट भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं के जो क्वेश्चन आंसर थे उसके आंसर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अथवा का है। तो अब जल्दी से लिखिएगा। यहाँ u बराबर 0, समय t बराबर 3 सेकंड और v बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। माना त्वरण a है। अब त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो 10 था, यहाँ से v का मान रखें और माइनस वो तो जो समय u का मान 0 था, तो 10 माइनस 0/3, तो सीधे 10/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो त्वरण का मात्रक है लिखती है। हो गया हमारा 5वां का उत्तर अथवा का। 6वां का आंसर देखते हैं। अथवा का ही है। कोणीय विस्थापन की परिभाषा थी, तो लिखना है किसी समांतराल में वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण के त्रिज्य वेक्टर द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण उस दौरान कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। 6वां का उत्तर हो गया अथवा का। अब आगे 7वां का उत्तर देखते हैं। अथवा का है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। मैं थोड़ा रोक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कि रोक कर लिख लीजिएगा। 7वां का उत्तर अथवा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। यह बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r²। ये हो गया 7वें के उत्तर अथवा का। 8वां का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां का उत्तर देखते हैं। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर है। एक तरफ प्रत्यास्थ संघट्ट लिखना है, दूसरी तरफ अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो पहले नंबर पे इस संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इधर इस संघट्ट में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। दूसरा है इस संघट्ट में गतिज ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती। प्रत्यास्थ संघट्ट में लिखना है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में दिया है इस संघट्ट में गतिज ऊर्जा की क्षति होती है। ये हो गया 8वें का उत्तर। 9वां का उत्तर लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, रोक के लिख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी लंबा वीडियो ना इसलिए बता रहा हूँ। यदि समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या लिखा हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 9वां का उत्तर है माना कोई पिंड, एक बार मैं वैसे भी पढ़ रहा हूँ। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। माना पिंड m1 m2 m3 डॉट डॉट द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, जिनकी घूर्णन अक्ष दूरी क्रमशः r1 r2 r3 डॉट डॉट है। प्रत्येक कण का कोणीय वेग ओमेगा एक ही होगा, परंतु रेखीय वेग v भिन्न भिन्न होंगे। m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग v1 बराबर r1 ओमेगा। m2 द्रव्यमान वाले कण का रेखीय संवेग p1 बराबर m1 v1 बराबर m1 r1 ओमेगा। यहाँ से v1 के वैल्यू रखे हैं, यहाँ से वो क्लियर कर दें। यहाँ से जो v1 की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से ये रखी गई है, तो p1 हो गया संवेग का। आगे है m1 द्रव्यमान वाले कण का कोणीय संवेग j1 बराबर दिया है p1 × r1, तो p1 की वैल्यू यहाँ से रखें, तो m1 v1 एक r1 पहले से था तो स्क्वायर हो जाएगा और ये ओमेगा हो गया। अब इसी प्रकार r2 r3 दूरियों पर स्थित कणों m2 m3 डॉट डॉट के कोणीय संवेग जो हो जाएंगे j2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, j3 का m3 r3 स्क्वायर ओमेगा डॉट डॉट होंगे। अतः संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग j बराबर है j1 + j2 + j3 प्लस डॉट डॉट। तो इसका बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे सबसे j1 की, यहाँ से j1 j2 j3 सबकी वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m1 + r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर ही है, ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्योंकि गलती से लिखा है स्क्वायर ही है, ओमेगा हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से ओमेगा सबसे कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा निकल आया, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ओमेगा। तो इन सब की जो वैल्यू है, इन सब की जो पूरी की वैल्यू है mr स्क्वायर लिख दिया गया। यही जो mr स्क्वायर बराबर होता है जड़त्व गुण आई, तो आई ओमेगा हो गया। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे है जे बराबर हो गया आई ओमेगा। अतः कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व गुण गुणे कोणीय वेग, और यही सिद्ध करना कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व गुण गुणे कोणीय वेग। ये हमने सिद्ध कर दिया इसकी वैल्यू। अब आगे देखते हैं। 10वां का उत्तर अथवा का है। यहाँ v1 जो दिया हुआ है, v दिया है, r1 की वैल्यू r लेना, f1 बराबर f माना हमने। प्रश्नानुसार दो का गुणा करना दोनों तरफ, यहाँ पे लिखना है 2 का गुणा करने पर, यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में, सीधे 2 का गुणा करना सीधी, तो v2 हो जाएगा 2 भी, ये 2 गुना हो गया, इसकी वैल्यू 2 गुना हो गई यहाँ से, और ये इसमें भी r तो 2r हो गया, और f2 तो निकालना ही है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सूत्र लगाना f1/f2 किया हुआ है, सीधे f बराबर जो होता है
VR होता है। तो ये F1 बटे F2 की V1 R1 स्क्वायर बटे R1, और F2 में लिखना है V2 स्क्वायर बटे R2 बराबर V1 स्क्वायर R2। ये कैसे आ गया मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इतना इतना समझ सकते हैं। जो F1 की ये जो पूरी वैल्यू हुई और F2 की वैल्यू हुई, तो यहाँ से क्या हुआ है कि इसके आगे क्या जो बटे में रहता है, तो इसको जब हम गुणे में लिखते हैं तो अंश का हर हो जाता है, हर का। तो ये R2 जो है ऊपर हो जाएगा V1 स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया R2, और ये R1 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो V2 स्क्वायर R1 हो जाएगा। और फिर इसको अलग अलग लिख दिया यहाँ से, V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर जो है, तो इसमें एक जो घातांक नियम का होता है कि पूरा स्क्वायर है तो अलग अलग एक साथ में लिखा है जो, तो इसका स्क्वायर कर दिया और ये अलग से लिख दिया है। तो इसलिए F2 की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये गुणा करेंगे, F2 जाएगा यहाँ और ये जाएगा इधर, तो पूरा उल्टा हो जाएगा। जो V2 स्क्वायर बटे V1 है और R1 बटे R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था, R2 बटे R1 था, तो R1 बटे R2 हो जाएगा। V1 बटे V2 है तो V2 बटे V1 का स्क्वायर हो जाएगा F2 की वैल्यू। अब यहाँ से सम्मान रख देंगे, यहाँ से जो यहाँ पे माना हुआ था हमने, ये जो माना हुआ था ये हमने मान रख दिया, यहाँ से ये माना हुआ हमने, तो इसको रख दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। तो ये कट गया, V से V कट गया, R से R कट गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये एक बचे ऊपर 1 बटे 2 दूनी 4, तो 2F हो गया, यानी 2 गुना हो जाएगा। सीधा नीचे लिखना है जो प्रश्न बोल रहा था उसका आंसर हो जाएगा। अतः वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल 2 गुना हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 10वां का अथवा का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है सदिश और अदिश छांटना था। सदिश राशियाँ वेग, त्वरण, विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, और अदिश राशियाँ द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और चाल। 11वां का उत्तर हो गया। 12वां का उत्तर अथवा देखते हैं। कार्य लिखना है धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की परिभाषा। तो पहले धनात्मक कार्य का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि बल व विस्थापन के बीच कोण थीटा न्यून कोण है, अर्थात 0 से बड़ा है थीटा और थीटा इस पे अधिकतम मान 90 है, तब कॉस थीटा धनात्मक होगा। अतः किया गया कार्य W बराबर FS कॉस थीटा भी धनात्मक होगा। उदाहरण दिया इसका, जैसे यदि कोई कुली सामान को छत पर चढ़ाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कार्य में लिखना है यदि बल व विस्थापन के बीच कोण थीटा अधिक कोण है, अर्थात 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, जो थीटा का मान है वही तो अधिक कोण कहलाता है, तब कॉस थीटा ऋणात्मक होगा, अतः किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा। इसका उदाहरण है, जैसे यदि कोई कुली सामान को छत से उतार कर नीचे लाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। शून्य कार्य में लिखना है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करेगा। इसका उदाहरण, जैसे सिर पर बोझा लिए खड़ा मजदूर कोई कार्य नहीं करता, चाहे वह खड़ा खड़ा थकी क्यों ना जाए, यह शून्य कार्य का उदाहरण कहलाता है। ये हो गया 12वां का उत्तर। बांग्ला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है विमीय समीकरण के उपयोग हैं। ये लिख लीजिएगा। पहला है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, तीसरा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने में, और चौथा है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। ये हो गया 13वां का उत्तर। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो पहले इसके लिखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी समयांतराल में किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा किसी समयांतराल में वस्तु पर किया गया कार्य उसी समयांतराल में वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसकी उत्पत्ति है, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड u, इसकी दिशा इसलिए ये बताना जरूरी है, u वेग से गति कर रहा है, इस पर F बल लगाने पर इसकी गति में a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब न्यूटन के गति के तृतीय नियम से F बराबर m होता है, समीकरण 1 मानते हैं इसको। माना इस बल के अधीन s वेक्टर दूरी से विस्थापित होने के दौरान वस्तु का वेग u से बदलकर v हो जाता है, तब गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर को इधर ले आए हैं, पक्षांतरण किया, u स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में होगा और बराबर 2as बनेगा। ये इसके आगे हल करते हैं। अब दोनों पक्षों में m बटे 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 mu स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बचेगाmas, क्योंकि 2 कट चुका है तो mas हो जाएगा। अब इसके आगे 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर बराबर fs, क्योंकि f बराबर ma था, ये जो f बराबर ma इसकी वैल्यू f बराबर ma थी, तो यहाँ पे हमने रख दिया है। तो ये समीकरण 1 से अब ये kf हो जाएगा, ये पूरा जो है ये kf है और ये ki है, और इधर ये कार्य हो गया w। तो यहाँ पे बताया गया है कि है क्या, w क्या है, fs का, ये जो fs है ये बल f द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य है, और ki जो 1/2 mu स्क्वायर है वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और
kF 1/2 mv² वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है और यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। 15वां का उत्तर देखते हैं। घर्षण कोण लिखना था परिभाषा। सीमांत घर्षण की स्थिति में किसी सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। और विराम कोण है किसी आनत समतल या क्षैतिज से वह न्यूनतम झुकाव कोण थीटा जिस पर समतल पर रखी कोई वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है उस समतल का विराम कोण कहलाता है। तो इतना ही लिख सके इसमें। और इसके आगे के देखते हैं कौन सा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। 16 17 यहाँ पे नहीं लिख सके। माना किसी पिंड पर बल आघूर्ण टाउ लगा है जिसके कारण पिंड एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है। पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा एक ही होगा परंतु इसके रेखीय त्वरण जो ए हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। माना पिंड m1 m2 m3 डॉट डॉट द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है जिनके घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 डॉट डॉट है। माना F1 F2 F3 डॉट डॉट आदि बल कार्य कर रहे हैं तथा इन कणों के रेखीय त्वरण A1 A2 A3 हैं। तो न्यूटन के नियमानुसार F1 बराबर ma जो होता है तो F1 बराबर m1 a1 F2 बराबर m2 a2 F3 बराबर m3 a3 डॉट डॉट। बल F1 का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण निकालेंगे टाउ 1 बराबर तो F1 R1 होता है तो F1 की वैल्यू रखेंगे m1 a1 तो R1 हो जाएगा परंतु A1 बराबर दी R1 अल्फा अतः टाउ 1 बराबर हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार अन्य कणों के लिए जो टाउ 2 यानी बल आघूर्ण जो होगा m2 R2 स्क्वायर अल्फा और टाउ 3 बराबर m3 R3 स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट। अतः पूरे पिंड पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण है टाउ बराबर वो हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट और सबकी वैल्यू रखेंगे टाउ 1 m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट। इन सब से अल्फा जो है वो अलग हो जाएगा तो इन सब की वैल्यू हो जाएगी m r स्क्वायर समेसन आप ये टोटल तो ये यहाँ से हो जाएगा। और ये जो होता है ये होता है जड़त्व आघूर्ण आई तो आई अल्फा हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है। अतः जो बल आघूर्ण टाउ का मान है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण यही इसमें संबंध होता है। तो हमने जो जितने क्वेश्चन आंसर थे उसके आंसर बता दिए हैं। थैंक यू।